हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग रिवीजन क्लास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में दो नए टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक होने जा रहा है बेंट रूल। बेंट रूल जो कि शॉर्ट नोट वेरी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड टॉपिक में पढ़ाऊंगा आज इसी लेक्चर में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बेंट रूल जरा समझ ले, बेंट रूल है क्या। वास्तव में बेंट रूल कब आया, क्यों आया। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, याद रखिएगा बेंट रूल कहाँ है। ये बेंट साइंटिस्ट ने बताया कि जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, जो ज्योमेट्री होती है हमारे पास, जो शेप होता है टीबीपी, टीबीपी जिसमें हाइड्राइजेशन होता है sp3d। ओके, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। और वो ज्योमेट्री कैसे होती है, कुछ इस तरह से होती है। ये देखिए, ये हमारा मान लीजिए कोई सेंट्रल एटम में मेटल है। ये आपके प्लेन पे 3 एटम है और 2 एटम प्लेन से अबव एंड बिलो द प्लेन होंगे। ये देखिए, तो अब ये हमारा बोलेंगे इसमें 5 एटम्स है, सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं। इसी ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं PCl5, PCl5 बेंट रूल कहां अप्लाई होगा, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट है कि ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के लिए बेंट ने एक रूल बताया। बेंट का रूल क्या है कि जो भी सेंट्रल एटम से 5 एटम्स या ग्रुप जो भी जुड़े होंगे, कोई जरूरी नहीं कि वो एटम हो, ग्रुप भी हो सकते हैं, अथवा ऐसा भी हो सकता है वो इस एटम की जगह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। इनकी पोजीशन कहां होगी, उसी को बेंट ने डिस्क्राइब किया है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं PCl5 का। तो अगर मैं इसमें हाइड्राइजेशन चेक करता हूं तो इसमें हाइड्राइजेशन आएगा PCl5 में sp3d, sp3d हाइड्राइजेशन। तो कहीं कहीं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, बेंट रूल इस पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो अगर मैं इस PCl5 को अरेंज करूंगा तो सेंट्रल में आपका P हो गया। तो ट्राइगोनल, ट्राइगोनल मतलब इसमें जो भी 3 एटम्स होंगे वो कहीं न कहीं एक दूसरे से वो 120 पे अरेंज होंगे। ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री भी बोलते हैं इसको। अब बाई पिरामिडल मतलब ये हुआ 3 Cl यहां हो गए आपके और 2 Cl इसके परपेंडिकुलर, देखिएगा ध्यान से 90 डिग्री पर होंगे। अगर ऐसी ज्योमेट्री है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है और इनके बीच 120 डिग्री। ये जो तीनों क्लोरीन एटम है, ध्यान दीजिएगा, ये इक्विटोरियल, वास्तव में जो ये एक्सियल पोजीशन, दिस इज द एक्सियल पोजीशन। ये वाली जो पोजीशन है इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। और जबकि ये जो क्लोरीन अरेंज है, ये वाला जो क्लोरीन आपका अरेंज है, ये तीनों क्लोरीन, इनको बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में 2 पोजीशन है, एक एक्सियल पोजीशन, एक इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, अब कि बेंट रूल कब अप्लाई होगा, जैसे PCl5 है तो इसमें पांचों जो पेरिफेरल एटम है, सराउंडिंग एटम है या सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सेम है। तब तो आप सब्स्टिट्यूएंट्स अगर सेम है, पांचों क्लोरीन है, तो आप चाहे जहां अरेंज कर दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ बेंट रूल की जरूरत नहीं पड़ रही है, भले ही ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, लेकिन अगर मैं पूछ लूं आपसे PCl3F2, अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 3 क्लोरीन और 2 फ्लोरीन है ये कहां अरेंज होंगे, तो जरा कहानी को समझिएगा। तो भाई हाइड्राइजेशन तो आपका sp3d1 ही होगा। कैसे पता चला, जरा कहानी को आप समझ लीजिएगा कि फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने, अगर हाइड्राइजेशन निकालना मैं आपको बताऊं तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के, 5 और 5 फास्फोरस से 5 एटम जुड़े हैं, मोनोवैलेंट एटम। तो कितने भाई, क्लोरीन मोनोवैलेंट है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, क्लोरीन मोनोवैलेंट है, फ्लोरीन मोनोवैलेंट। तो 5 मोनोवैलेंट एटम जुड़े हैं, तो मैं यहां रख सकता हूं 5 + 5 मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ द मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड विद द सेंट्रल एटम। तो 5 + 5 अपॉन 2 एक फार्मूला है, तो कितना है 10/2। 5 अगर आता है तो उसमें हो जाएगा sp3d1 हाइड्राइजेशन। अरे 5 है, एक s 3p 1d, तो क्या हुआ 1 + 3 + 1 5 नहीं हुआ, 5 हुआ। तो इसका मतलब कहीं कहीं sp3d1 हाइड्राइजेशन है, तो ज्योमेट्री इसकी TBP ही होगी। लेकिन जरा कहानी को समझिएगा, अब ये TBP कितने पॉसिबिलिटीज हैं, क्लोरीन फ्लोरीन की क्या क्या पोजीशन हो सकती है, क्लोरीन
इक्वेटोरियल पर होगा कि एक्सियल पर होगा, या फ्लोरीन एक्सियल पर होगा कि इक्वेटोरियल पर होगा। इसी पोजीशन को, इसी बात को बताने के लिए बेंट ने एक रूल समझाया जिसे बेंट रूल कहते हैं। तो बेंट रूल की कंडीशन पहली तो आपको मैंने बता ही दिया। फर्स्ट कंडीशन इज द मॉलिक्यूल शुड बी ट्राइगोनल बाइप्लेनर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। साथ साथ क्या है, दो सेकंड कंडीशन है कि all the substituents should not be same, should not be same। याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स है वो सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम है तो बेंट रूल की कोई जरूरत नहीं आएगी, PCl5 उसमें बेंट रूल की जरूरत नहीं है। अब जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें या तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, डिफरेंट एटम हो सकते हैं, डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है एटम एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को भी यहां हम लोग कंसीडर करेंगे। अगर ये कंडीशन है तो समझिए बेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए एग्जांपल में देखता हूं, PCl3Cl2, तो इसमें PCl3F2, इसमें देखिए दो प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरीन और फ्लोरीन। अब यहां मुझे बेंट रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। मैं क्लोरीन को कहां रखूं, मैं फ्लोरीन को कहां रखूं, ये हमारे लिए बातें हैं, समझ में आना चाहिए कि कहां कहां क्लोरीन और फ्लोरीन को रखा जा सकता है। तो बेंट रूल के अकॉर्डिंग चलिए मैं बताता हूं। ये दिस इज द ट्राइगोनल ज्योमेट्री, ओके, दिस इज द बाइपिरामिडल। मतलब ये देखिए यहां मैंने फास्फोरस को रखा। अब जरा देखिए, मैं क्लोरीन को यहां यहां रख सकता हूं, यहां यहां रख सकता हूं, ओके। मतलब क्लोरीन को मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर यहां रखा हूं और फ्लोरीन को एक्सियल। कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर सेकंड में भी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, जरा देखिए, पी मैं इक्वेटोरियल पर क्लोरीन कर दूं, ओके, दो क्लोरीन, चूंकि दो ही है तो एक क्लोरीन मुझे यहां करना पड़ेगा। कंडीशन नंबर सेकंड, अब चूंकि एक क्लोरीन हो चुका है तो दो क्लोरीन बच रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान ट्रिक मैं देने जा रहा हूं, आपके एग्जाम में पूरा विश्वास ये आने वाला है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। सेकंड चांसेस ये हो गए। एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। देखिए मैंने यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन को एक्सियल कर दिया, यहाँ क्लोरीन क्लोरीन को कर दिया। एक कंडीशन और भी ऐसी बन सकती है कि एक फ्लोरीन एक्सियल पर हो जाए, एक क्लोरीन हो जाए, बचे हुए दो क्लोरीन इक्वेटोरियल पर जाएंगे और एक फ्लोरीन आपका इक्वेटोरियल पर जाएगा। अब ये तीन केसेस हैं। अब इन तीनों केसेस में कौन सा स्ट्रक्चर सही है, ये थोड़ा सा आपके मन में भी बात आएगी। तीनों स्ट्रक्चर तो सही नहीं है, पक्का है। हाँ, तीनों का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, बट जो अरेंजमेंट ऑफ द पेरिफेरल एटम, पेरिफेरल मतलब जो सराउंडिंग एटम है, सब्स्टिट्यूएंट जिसे बोलते हैं, वो डिफरेंट है। भाई इसमें देखा जाए फ्लोरीन फ्लोरीन एक्सियल पर है, इसमें क्लोरीन क्लोरीन, तो सब तो सेम अरेंजमेंट है नहीं। इसमें स्ट्रक्चर जो फर्स्ट है, याद रखिए, स्ट्रक्चर फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्ट्रक्चर सेकंड एंड थर्ड इज रॉन्ग। इसी बात को समझाने के लिए बेंट ने अपना कॉन्सेप्ट समझाया। तो बेंट के लिए जरूरी है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी हो, sp3d हो, सेंट्रल एटम से जो भी ग्रुप जुड़े हो वो डिफरेंट होने चाहिए, चाहे लोन पेयर भी क्यों नहीं हो, लोन पेयर भी डिफरेंट ग्रुप में से, मैंने कहा फ्लोरीन और लोन पेयर भी हो सकता है, क्लोरीन लोन पेयर भी हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन हो सकता है, या लोन पेयर कोई दूसरा और ग्रुप भी हो सकता है। तो चलिए बेंट रूल को पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कॉपी पेन लेके इसको नोट करते रहे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी कंडीशन फर्स्ट को मैं कैसे बता रहा हूं, बेंट ने कैसे एक्सप्लेन किया कि कंडीशन फर्स्ट की कैसे होगी, जरा देखिए इस बात को, जरा इस बात को समझिए। ये देखिए P Cl एंड F, ओके। अब बेंट के अकॉर्डिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एलिमेंट will be present at axial position always in trigonal bipyramidal geometry। ओ समझिएगा, पहला कॉन्सेप्ट इन्होंने कहा, पहले तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको खड़े खड़े रख दीजिएगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको पड़े पड़े रख दीजिएगा। भाई फ्लोरीन क्लोरीन के अपेक्षा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नो डाउट। सबसे ताकतवर अगर पीरियोडिक टेबल में
कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो फ्लोरीन है। यहाँ ताकत और केमिस्ट्री मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता रखता होगा, परिवार में आकर डिस्टर्ब कर देता हो, दैट विल बी फ्लोरीन। तो याद रखना है, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसको कैसे रखना है, ये प्लेन है, यहां रख देना है, नीचे रख देना है, कभी इसको वलारिएगा नहीं, अगर ये उलर गया तो समझिए आपके लिए खतरा करने वाला है। कैसे, जरा देख लीजिए। कंडीशन नंबर फर्स्ट इन्होंने कहा ऐसा होगा, क्यों होगा मैं बता रहा हूं। सेकंड पॉइंट इन्होंने कहा लोन पेयर should be present at equatorial position always। कॉन्सेप्ट दूसरा समझिएगा, बस यही बेंट रूल है। बेंट ने कहा अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो खड़ा खड़ा रहेगा, और अगर लोन पेयर है तो पड़ा पड़ा रहेगा। तो अब लोन पेयर वाला मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ClF3। अगर मैं आपसे पूछूं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 है, 3 मोनोवैलेंट एटम जुड़े हैं, कहेंगे सर जोड़ के इनको सर 2 से भाग दे दीजिए तो 5 आएगा, तो आप कहेंगे सर sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या बनेगी, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही बनेगी, नो डाउट। कहानी समझिए। अब इसमें क्या कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देख लिया जाए। अगर क्लोरीन से 3 लोग जुड़े, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 इलेक्ट्रॉन से तो फ्लोरीन जुड़ गया, बॉन्ड बना लिया, इससे भी फ्लोरीन जुड़ गया, इससे भी फ्लोरीन जुड़ गया, बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन के जो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन से 3 से तो फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया, जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसे जिसे मैं 2 लोन पेयर कह सकता हूं, ये 2 लोन पेयर इसमें बचा है, तो मैं लिख सकता हूं ClF3 है 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देख के आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। ज्योमेट्री तो एक्चुअल नहीं बता सकते, ज्योमेट्री तो बेस पर थ्योरी बताएगी, लेकिन कहीं कहीं आप अरेंजमेंट ऑफ द लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं और हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। तो चलिए, ये सबसे बेंट रूल यही है, जो मैंने 2 पॉइंट लिखा, इसको नोट कर लें आप लोग। अब उसके बाद मैं ClF3 की व्यवस्था को देखता हूं, इसकी व्यवस्था ऐसी है, क्यों है मैं बता रहा हूं। चलिए ClF3 को मैं अरेंज करने का प्रयास करता हूं, ClF3 को, तो कहानी आपको समझ में आ जाएगी, कहानी भी आपको समझ में आ जाएगी। चलिए ClF3, अब जरा देखिए इसमें 2 लोन पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं। अकॉर्डिंग टू बेंट ने कहा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है तो पक्का है। ये है भैया क्लोरीन, ये देखिए एक्सियल बॉन्ड्स। बेंट ने कहा पॉइंट नंबर सेकंड, लोन पेयर कहां होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा। अब 2 ही लोन पेयर है तो जाहिर सी बात है यहाँ फ्लोरीन होगा, यहाँ फ्लोरीन होगा, यहाँ फ्लोरीन होगा। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपने कहीं ऐसा बना दिया, कहीं आपने ऐसा बना दिया Cl, कहीं आपने फ्लोरीन यहां रख दिया और फ्लोरीन यहां रख दिया, फ्लोरीन यहां रख दिया, लोन पेयर यहां कर दिया, लोन पेयर यहां कर दिया, तो सत्यानाश कर दिया आपने, सत्यानाश। उस सत्यानाश से मुझे आपको बचाना है, इसलिए बेंट रूल पढ़ाना है। चलिए अब इस बात को, ये जो दोनों बातें जो सही बात है, इसको बेंट ने क्यों कहा, ऐसा क्यों, भाई साइंस है, क्यों कैसे कहा हमेशा लगा रहेगा। तो चलिए अकॉर्डिंग टू बेंट ने कहा पहली बात sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, इसको मैं लिख सकता हूं sp2 प्लस pd। भाई मैंने इसको तोड़ दिया, इसके एक p को निकाल दिया। अब sp2 जहां भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, प्रीवियस लेक्चर में आप समझ चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लेनर। ओके, अब जरा देखिए, अब इसमें यस कैरेक्टर कितना है, अगर यस p2 है तो इसमें जाहिर सी बात है यस कैरेक्टर, अगर मैं पूछूं परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर, तो आप कहेंगे सर 33% है। यस भाई sp2 में यस कैरेक्टर 33 होगा, sp3 में 25 होगा, sp में यस 50% होगा। ठीक, अब इसमें अगर मैं पूछूं यस कैरेक्टर कितना है, तो आप कहेंगे सर परसेंट ऑफ यस कैरेक्टर 0 है। अब जिसमें परसेंट यस कैरेक्टर ज्यादा है, कहीं कहीं वह एटम या वह पोजीशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा,
मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, जहां एस कैरेक्टर होगा। और जहां एस कैरेक्टर नहीं है, जीरो यस का परसेंटेज जीरो है। भाई यहाँ देखिए, अगर मैं पीडी पूछूं आपसे कि इसमें पी कैरेक्टर कितना है, परसेंट ऑफ पी, तो कहेंगे सर 50% है। परसेंट ऑफ डी कितना है, तो आप कहेंगे 50% है। अगर परसेंट ऑफ एस इसमें जीरो है, इसमें परसेंट ऑफ यस कितना 33 है, परसेंट ऑफ यस पी कितना है 67 है। मुझे केवल यस कैरेक्टर को पकड़ना है। जिसके पास यस कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका मतलब वो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इट मींस व्हाट, क्योंकि जब यस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यस ऑर्बिटल में। और यस ऑर्बिटल कहाँ है, यस ऑर्बिटल हमेशा न्यूक्लियस के पास है। अरे भैया ये न्यूक्लियस, ये 1s, ये 2s, 2p, तो सबसे पास में कौन है, 1s 2s ही तो है, 1s 2s ही तो है। तो जिसमें यस कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, इसका मतलब वो एटम छोटा रहेगा, और जो एटम छोटा रहेगा वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा, वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा। अब मैं ये बताना चाहता हूं, तो जरा देखिए इस कहानी को समझिए। जो ये प्लेनर वाली ज्योमेट्री, ये वाली ज्योमेट्री, ये कहीं कहीं इस पर यस कैरेक्टर का मान, ये देखिए यस कैरेक्टर का मान मतलब ज्यादा है, मोर है। जबकि ये देखिए पीडी, भाई ये आपका sp2 हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका पीडी हो गया। इस पर एस कैरेक्टर जीरो है, इस पर एस कैरेक्टर 33% है, और इस वाले बॉन्ड में एस कैरेक्टर 0% है। अब जरा देखिए, तो कुल जोड़ जाड़ के यहाँ कहीं कहीं यस कैरेक्टर ज्यादा है, मोर एस कैरेक्टर। अब यस कैरेक्टर अगर जिसके पास ज्यादा है, तो वो एटम जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, एस कैरेक्टर ज्यादा है। अब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ साथ मैं ये भी लिख सकता हूं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है मतलब कहीं कहीं प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो साइज ऑफ 1 अपॉन साइज ऑफ एटम। कोई भी एटम अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसका मतलब उसकी साइज कम हो जाएगी। अब जब उसकी साइज कम हो जाएगी, तो जो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन को रखूं, या इसको समझिए कि मैंने लोन पेयर को यहाँ रखा, क्यों रखा, क्योंकि यहाँ यस कैरेक्टर ज्यादा है। ये देखिए यस कैरेक्टर ज्यादा है, तो यस कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका मतलब लोन पेयर आसानी से एस ऑर्बिटल में सेट हो जाएगा। ठीक, यहाँ एस कैरेक्टर नहीं है। अब अगर मैं यहाँ बात अब देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, इसका अर्थ ये हुआ यस कैरेक्टर ज्यादा है, तो यहाँ की जो पोजीशन है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। और अगर मैंने यहाँ भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को रख दिया होता, तो दोनों में क्या होना, रिपल्सन। भाई सेम एटम रिपल टू ईच अदर, वो भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, वो भी अपनी तरफ खींचातानी करता, ये भी खींचातानी करता, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता। तो इसका मतलब यहाँ मुझे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को नहीं रखना है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को वहां रखना है जहां यस कैरेक्टर जीरो है। अब देखिए यहाँ पर यस कैरेक्टर जीरो है, तो इसका मतलब अगर यस कैरेक्टर जीरो है तो उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए ध्यान से, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस की कम है, तो अब यहाँ ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। भाई अगर मैंने कहा इस डायरेक्शन में फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसकी ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में अगर कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच इंटरेक्शन बहुत बढ़िया होगा। अर्थात फ्लोरीन कहेगा भैया मैं इक्वेटोरियल पे एग्जिस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे एक्सियल पे चलूंगा। सेम ही कंडीशन लोन पेयर पे आ गई है। लोन पेयर हमेशा कहां रहना चाहता है, वो यस ऑर्बिटल में रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है, क्योंकि यस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है। तो जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जनरली स्फेरिकल ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करना चाहता है। भाई देखा जाए लोन पेयर एक ही एटम का इलेक्ट्रॉन है, और वो खिंचा होना चाहिए, क्योंकि भाई लोन पेयर मतलब जो बॉन्ड बनाने में यूज नहीं हुआ, तो इसलिए यस कैरेक्टर याद रखिएगा, लोन पेयर यस कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण, यस कैरेक्टर ज्यादा मतलब लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर एग्जिस्ट करेगा। तो अब जरा कहानी को इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज द बेंट रूल, यही बेंट रूल है, और बेंट रूल में कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू बेंट, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम will exist at the axial position and the lone pair of the electron will occupy always equatorial position. This is the Bent rule. Okay? तो कहीं कहीं देखिए ClF3 का स्ट्रक्चर कैसे हुआ। ClF3 में
कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से लोन पेयर, लोन पेयर, ये क्लियर, ये आपका हो जाएगा ClF3। ये आपके दोनों लोन पेयर हैं, ये इक्विटोरियल पोजीशन पर ही आएंगे। अब ये क्या करते हैं, रिपल्सन करने के कारण कहीं कहीं ये इनको भी रिपेल करेगा, इनको भी रिपेल करेगा, और फाइनली जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से हो जाता है। ये देखिए टी शेप लगभग, ये देखिए ये दोनों लोन पेयर इक्विटोरियल पर ऐसे दिखा दीजिए। अरे भाई मैं इस फ्लोरीन को ऐसे दिखा सकता था, यहाँ देखिए ये लोन पेयर, यहाँ मैंने फ्लोरीन को दिखा दिया। अब देखिए ये इनको मारेगा, दिस इज द वेस्पर थ्योरी, ये स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, टी शेप्ड हो जाएगा। तो इसका याद रखिएगा टी शेप्ड होगा। हाइड्रेशन तो sp3d1 होगा। अगर मैं ही ले लूं SF4, तो जरा इसका हाइड्रेशन चेक करते हैं। तो सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 + 4/2, तो कितना होगा 5 sp3d1 होगा। अब इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी जरा देखिए, TbP ही होगी, लेकिन वो डिस्टॉर्टेड होगी, लोन पेयर आ गया है। तो जरा देखिए अब इसमें कितने लोन पेयर है, अगर आप देखें तो सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो फ्लोरीन से बच गए, 1 लोन पेयर है। अब वो लोन पेयर कहाँ होगा जरा देखिए, मैंने पहले ही बताया बेंटले कि वह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहीं न कहीं इक्विटोरियल पोजीशन पर होगा। बाकी जो फ्लोरीन एटम है वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे, ये देखिए। बट ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री नहीं रह पाएगी, क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर इनको भी रिपेल करेगा, इनको, तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा जो फ्लोरीन एक्सियल थे हल्का सा दब जाएंगे। तो देखिए क्या होने वाला है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये देखिए फ्लोरीन 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 और ये लोन पेयर। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं सीसा, झूले के समान दिखता है, ये सीसा शेप स्ट्रक्चर। SF4 का स्ट्रक्चर आपको सीसा शेप स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। अगर ऐसे ही मैंने ले लिया XCF2, तो ये भी TbP ज्योमेट्री है, क्योंकि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 मोनोवैलेंट 10, तो आएगा 5। अब इसकी ज्योमेट्री 3 लोन पेयर है, तो ये तीनों लोन पेयर देखिए कहां सेट होंगे, ये देखिए कैसे सेट होंगे, तीनों लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पर सेट हो गए और दोनों फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर हो जाता है, लीनियर स्ट्रक्चर। ये देखिए क्योंकि ये तीनों इक्विटोरियल को कवर कर लेते हैं, ये दोनों 180 पर अरेंज हो जाते हैं। दिस इज द बेंट रूल। तो चलिए अगला टॉपिक पढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत कम समय में रिवीजन कर रहे हैं, BSc फर्स्ट सेमेस्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस होगा। मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं सेकंड चैप्टर में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलिए बहुत कम समय में MOT को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। MOT, चलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको वैज्ञानिकों ने दिया हुंड एंड मुलिकन, इन दोनों लोगों ने इस पे काफी काम किया। देखिए MOT आने का सबसे बड़ा कारण आप समझ लीजिए, MOT आई ना होती अगर एक प्रश्न ना उठा होता। एक प्रश्न उठा कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक है। काफी दिनों तक ये चलता रहा कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इवन माने जोड़ा, वो हमेशा डायमैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। जबकि जिसमें ऑड नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो पैरा होते हैं। तो खैर ये बातें काफी चीजों पर लागू थी, कई चीजों पर लागू थी, ऐसा नहीं है। जैसे ये कहा नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा B2, तो B2 के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, तो देखा जाए इवन नंबर है, इनको कैसा होना चाहिए था, डाया होना चाहिए था। लेकिन जब इनको मैग्नेटिक फील्ड से पास किया गया, खासकर ऑक्सीजन को, तो देखा गया ये मैग्नेटिक फील्ड में डाइवर्ट हो गई अपने रास्ते से। जैसे मान लीजिए मैंने मैग्नेट रख दिया नॉर्थ साउथ, अगर मैंने यही ऑक्सीजन गैस को यहीं से फ्लो किया तो देखा क्या गया, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई, मैग्नेट की तरफ ऑक्सीजन गैसेस। तो कहा गया अगर ये डायमैग्नेटिक होती तो मैग्नेट से इनको दूर भागना चाहिए था। तो ये पता चला कहीं कहीं इसमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है।
कैसा कैरेक्टर है? पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मींस द सब्सटेंसेस व्हिच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर चुंबक की तरफ भागते हों, पैरा कहलाते हैं। और चुंबक से दूर भागे अगर कोई पदार्थ तो समझिए दगेबाज है, डायामैग्नेटिक है। तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक निकला। तो इस पर हुंड और मुल्कन का काफी रिसर्च हुआ, तो हुंड और मुल्कन ने दे दिया MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरा क्यों है, डाया क्यों नहीं है, इन्होंने इस बात को क्लियर किया। अब इनके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, इन्होंने कहा एटम ए एटम बी जब मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है AB। या मैं ऐसे भी ले सकता हूं H+H बनने वाला मॉलिक्यूल जो होगा H2 होगा। अब इन्होंने कहा जो मॉलिक्यूल बनेगा वो इस तरह बनेगा, अब आप ना एटम ए को पहचान पाएंगे ना एटम बी को पहचान पाएंगे, ना आप पहचान पाएंगे कौन सा हाइड्रोजन एटम था, पहला वाला दूसरा वाला। मतलब MOT के अकॉर्डिंग एटम आपस में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि वो अपनी पहचान खो देते हैं। याद रखिएगा, शरीर दो है लेकिन दिल एक है तो समझिए MOT है। क्लियर? और शरीर दो हो दिल भी दो हो तो समझिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। कहने का मतलब क्या था कि MOT के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम मॉलिक्यूल जब बनाते हैं तो एटम का अस्तित्व खो जाता है। अब इसमें आप पहचान नहीं कर पाओगे कि ए का हिस्सा कौन सा है, बी का हिस्सा कौन सा है। चलिए मैं मान लेता हूं चूंकि एटम जो स्फेरिकल होते हैं या एटम का, भाई एटम का कौन सा हिस्सा मिलेगा, वो ऑर्बिटल से तो मिलेंगे। मैं मान लेता हूं इसका s ऑर्बिटल, इसका, तो ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियस। ये आपका न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन था। तो जब ये कंबाइन करते हैं, मिक्स होते हैं, तो देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से दिखाई दे जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस को, दोनों एटम को अट्रैक्ट करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये आपका मॉलिक्यूल है H2। ये एटम H का ऑर्बिटल है, H का है, तो ये बना आपका H2। तो पहला पॉइंट ये है MOT के अकॉर्डिंग, atoms losses their identity during molecule formation, ओके। सेकंड पॉइंट क्या था, जब एटम फर्स्ट प्लस एटम सेकेंड मिल रहा था तो बन रहा है मॉलिक्यूल। ओके, तो चूंकि हमको पता चल चुका, बाउंड पाउली बता चुके हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, एटॉमिक ऑर्बिटल में रहता है। ओके, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहेगा। और मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कहां रहेंगे, क्योंकि अब मॉलिक्यूल एटम नहीं है भाई। जाहिर सी बात, जब दो दिल मिल गए तो कहा जाता है दो शरीर है दिल एक है, आप समझिए। तो ये अब मॉलिक्यूल का भी स्वभाव चेंज होने वाला। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल में था, अब वो इसका इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में था वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अब पाया जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, अगला पॉइंट है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, भाई देखिए जब एटम आपस में मिलते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो मिक्स नहीं होगा, न्यूक्लियस तो मिक्स नहीं होगा। अब एटम का कौन सा हिस्सा मिक्स होगा, एटम का ऑर्बिटल मिक्स होगा। तो ये कह सकते हैं द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स taking part in the molecule formation formed equal number of molecular orbitals। मतलब जितना एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में या मॉलिक्यूल बनाने में हिस्सा लेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब जरा कहानी को समझिए, आप कॉपी पेन लेके बैठे रहे, नोट करते रहे हर एक बात को। पूरी केमिस्ट्री बहुत आसान है, बस केवल आप ध्यान से पढ़िए, समझिए और मजा लीजिए, केमिस्ट्री में मजा लीजिए। ठीक है, तो केमिस्ट्री रटने का विषय नहीं है, केमिस्ट्री सोचने और समझने का विषय है। ओके, हाँ कुछ बच्चे कहते हैं सर सक्सेस कैसे मिलेगी,
तो एक बात और आप समझ लीजिएगा, सक्सेस बैठने से मिलेगी, घूमने से नहीं मिलेगी। जब बहुत लोग दिन भर घूम रहे हैं और बस सक्सेस की तलाश में, सक्सेस कहीं पेड़ पे नहीं रखा है कि कूद के चढ़ जाओ उतार लाओ सक्सेस। सक्सेस तभी मिलेगी जब आप कुर्सी पे बैठना सीखो, तख्ता पे बैठ के आराम से पढ़ाई सीखो, आराम से बैठ, पता लगे बहुत लोग लेट लेट के पढ़ रहे हैं, नहीं, एकदम प्लेन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर एकदम बैठे रहो, रीढ़ की हड्डी, उनको सक्सेस मिलेगी। अब जैसे आप सोचो कि लाओ थोड़ी टेक लगाई तो ऐसे होगी हो, इसका मतलब आप कहीं कहीं जो प्रॉपर आप बैठते हैं सही डायरेक्शन में तो आपका ब्रेन भी सही से काम करता है। तो पहले तो बैठना सीखिए, पढ़ना सीखिए, तब सक्सेस की तलाश करिए। बिना पढ़े सक्सेस की तलाश मत करिए, मिलेगा नहीं। ठीक, तो चलिए ये 3 पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट मैं बताने, आपके एग्जाम में सीधे सीधे आएगा, एमओटी क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एमओटी को समझाएं। तो आप यही पॉइंट्स को लिखें, फिर उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे समझाना है। अब अगला पॉइंट ये है कि जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, द फॉर्मिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर 2 टाइप्स। अब कहानी समझो, मतलब मान लीजिए मैं 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाया तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इसका मतलब क्या, हम 2 हमारे 2, लेकिन जो बनने वाले 2 हैं वो हम जैसे नहीं है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हम एटॉमिक ऑर्बिटल है। लेकिन जो 2 बन रहे हैं वो भी आपस में सेम नहीं है, एक की ऊर्जा ज्यादा, एक की एनर्जी कम। अब सुनो, कहानी समझो। इसका मतलब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स which are formed have not same energy। मामला समझिए, 50% molecular orbitals have higher energy। अब उस एनर्जी का नाम समझिए, आर कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग molecular orbitals, and 50% molecular orbitals have lower energy called as bonding molecular orbitals। ओहो, कहानी समझिए, चलिए बताते हैं। मैं लेकर आया एटम H1, इधर से मैंने लेकर आया H2। 2 एटम दूर दूर से आ रहे हैं, पास पास आना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, बॉन्डिंग करना चाहते हैं। इनके पास भी s ऑर्बिटल है, इनके पास भी s ऑर्बिटल है। भाई 1s1 s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का 1s1 में ही तो है। अब जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे, कहानी को समझिए, दोनों पास पास आ रहे हैं, पास पास आ गए। अब जरा देखिए, तो इसमें एक, अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पास पास आएंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक की एनर्जी घट जाएगी और एक की एनर्जी बढ़ जाएगी। जिसकी एनर्जी घट गई उसका नाम हो जाएगा BMO, और जिसकी बढ़ गई ABMO। भाई देखिए कैसे, 2 लोग अगर साथ में आ रहे हैं, 2 लोग मिलने आ रहे हैं, मान लीजिए एक भाई साहब के पास इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में है, दूसरे वाले भाई साहब के क्लॉकवाइज है। दोनों लोग कहेंगे आओ दोस्ती किया जाए, लेकिन दोनों लोगों के पास ईगो है, ईगो, बोथ हैव द ईगो, दे हैव द सेम स्पिन, सेम एनर्जी। जब ये पास पास आएंगे तो कहेंगे ईगो माने आई गो, ये चले जाएंगे कहां, दूर दूर चले जाएंगे। और जब दूर दूर चले जाएंगे उस कंडीशन का नाम है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग कंडीशन, दुश्मनी भी हो सकती, एंटी हो सकते हैं। लेकिन अगर यही दोनों पास पास लेके आए और एक ने कहा कोई बात नहीं भैया, मैं अपना स्पिन चेंज कर ले रहा हूं, मैं गरीब दुखिया हूं, अगर इसने अपना स्पिन पास आने के दौरान कम कर लिया, तो स्पिन चेंज कर लिया, तब तो कहेंगे भैया अपोजिट स्पिन बॉन्डिंग इज वेरी गुड, तो ये बॉन्डिंग हो जाएगी, तो BMO बनेगा। लेकिन अगर दोनों लोग ईगो रखे हैं तो यह कंडीशन में पहुंच गए, और यही कंडीशन खतरनाक है। इसलिए बेटा कभी ईगो मत रखना, क्योंकि ईगो मतलब ही होता, जिस चीज का ईगो आ जाएगा, केमिस्ट्री कहती है वो आईगो हो जाएगा, ईगो चला जाएगा, आईगो मैं जा रहा हूं, तो ईगो नहीं करना है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट क्या है, इसको एग्जाम में इतना पिक्चर बनाना है आपको, ये एग्जाम में इतना पिक्चर बनाना। अगला पॉइंट क्या है, 5वां पॉइंट, अब कैसे ऑर्बिटल मिलेंगे। भाई
ऑर्बिटल मिलने का भी नियम कानून है, ऐसे थोड़ी कि एक गरीब है एक अमीर है, ऐसे कैसे मिल पाएंगे? नहीं, ये नहीं, केमिस्ट्री कहती है ये बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। अगर बॉन्डिंग होगी तो गरीब गरीब के बीच होगी, अमीर अमीर के बीच होगी, ठीक। अगर गरीब अमीर के बीच हो रहा तो वो बॉन्डिंग फिर वो चले जाइए आयोनिक बॉन्डिंग हो जाती है, उसको मैं यहाँ नहीं कहूंगा। तो बॉन्डिंग के लिए एमओटी कहती है सेम एनर्जी होना चाहिए। एमओटी दोस्ती के बारे में बताती है। अब दोस्ती कब होगी? जब सेम एनर्जी हो। आप पता लगा आप भी बीएससी क्लास में हो, अगला भी बीएससी में, बॉन्डिंग बढ़िया है। अब एक बीएससी क्लास का है और एक 5th स्टैंडर्ड का है, बॉन्डिंग कैसे हो पाएगी? एमओटी का करना होगा, दिस इज द रॉन्ग बॉन्डिंग, मैं इसे बॉन्डिंग नहीं मानता। दूसरी बात, कोई जरूरी नहीं आपके क्लास में पढ़ने वाला हर बच्चा आपका दोस्त ही बन जाए, बॉन्डिंग कर ही ले, उसके विचार आपके विचार मिलने चाहिए। तो कितनी बातें हुई? विचारों का मिलना बॉन्डिंग के लिए बहुत जरूरी है, और एनर्जी का मिलना। इट मींस atomic orbitals taking part in the reaction, अरे रिएक्शन माने मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, should have equal energy, या भैया equal energy and same symmetry। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? भैया इक्वल एनर्जी माने बीएससी फर्स्ट ईयर के हो तो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले से दोस्ती की हो, और सेम सिमेट्री मतलब विचार एक तरह हो, एक तीर घाट जाए एक बीर घाट जाए तो ना की हो दोस्ती, बता दे रहे हैं भैया। तो कैसे बात करेंगे सर, ये कैसे? चलो 1s को ऐसे मान लीजिए, अब मैं 2 एटम को लेकर आ रहा हूं मॉलिक्यूल बनाने, एक तीर घाट एक बीर घाट, दोनों को लाऊंगा एकदम पास, कब बॉन्डिंग होगी? देखिए कहानी को समझिए। अब जब दोनों एटम जो आ रहे हैं बॉन्डिंग करने, वो कब कब बॉन्डिंग करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो बॉन्डिंग करने की कंडीशन जरा समझिए इस बात को। दोनों आ रहे हैं पास पास, दोनों के अंदर एनर्जी है, दोनों के अंदर सिमेट्री है, दोनों के विचारों में अंतर हो सकता नहीं। जरा देखिए, एटम ए एटम बी दोनों, नहीं, एटम ए ऐसा नहीं है। हमें एटम सेम होने से नहीं मतलब एटम सेम है तभी एनर्जी सेम है। एटम कोई भी हो सकता है, एटम ए बी भी हो सकता है। अब एटम ए के पास मान लीजिए 1s ऑर्बिटल है, तो इसके पास भी 1s ही होगा, अर्थात 1s आएंगे तो बॉन्डिंग होगी। अगर 1s 2s आएंगे नहीं हो सकती भैया, कैसे हो सकती है? एक सेकंड क्लास का एक फर्स्ट क्लास का है, एसी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के टिकट लो, एसी फर्स्ट क्लास में घुस जाओ, टीटी मार्क उलाट देगा, नहीं होगा। चलिए, तो 1s और 1s की मैं बॉन्डिंग कराने जा रहा हूं। चलो भैया बॉन्ड बना देते हैं, जरा देखो हमारे भैया। चलो भैया, अब बॉन्डिंग देखिए, 1s से मिलता बॉन्डिंग हुई, तो एक का नाम होगा BMO ABMO। ओके, चलिए अब मैं 2s को 2s से मिलाने जा रहा हूं, कुछ बनाने जा रहा हूं। तो जब 2s से मिलेगा तो एक बनेगा BMO एक बनेगा ABMO। अब जरा कहानी समझिए, मैंने कहा जितने लेंगे उतना बनेगा, मैंने एक एक 2 लिया तो 2 मिला, हम 2 हमारे 2, हम 1 2 3 4, हमने 4 लिया हमारे 4 बने। अब इसका नाम याद रखना, अगर ये 1s है तो BMO का नाम, चूंकि जो भी बॉन्डिंग होने जा रही है हमेशा s ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, पक्का है। इसका नाम रखा जाएगा सिग्मा 1s। मैंने कुछ नहीं किया, 1s का मैंने आगे सिग्मा लगा दिया, और जिसकी ऊर्जा ज्यादा है उसके सामने मैं लगा दूंगा सिग्मा स्टार 1s। अरे कैसे पहचान दो भैया कि कौन ऊर्जा कम है कौन ज्यादा? स्टार लग गया तो समझ लो एनर्जी वाला आदमी है वो। तो 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी का बढ़ता क्रम, सबसे कम एनर्जी किसकी है? जो नाभिक के पास है। नाभिक के पास कौन है बबुआ? 1s है। नाभिक से थोड़ा दूर देखो भैया, ये नाभिक के पास 1s 2s 2p। जैसे जैसे नाभिक से दूर जा रहे हो एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब हम लोग सही चल रहे हैं, नाभिक से ऊपर दूर जा रहे हैं। अब नाभिक से दूर जाने का मतलब पेरेंट से दूर जा रहे हो, तो पैसा नहीं कमाओगे? मम्मी पापा के पास रह के पैसा कमाया जाता है? पैसा कमाना है तो मम्मी पापा पेरेंट से दूर जाओ,
निकलो दिल्ली जाओ, दिल्ली 15,000 सैलरी कम से कम मिले। और दुबई चला जाओ, 5 years दुबई चला जाओ, वहां भेड़ चराने की 1 लाख रुपया बताते मिलता, पता नहीं मिला पता। तो जितना नाभिक से दूर जाओगे एनर्जी बढ़ेगी बेटा। चलिए अब और दूर जा रहे हैं, टूपी मिल गया रास्ते में, बहुत डेंजरस, इट इज वेरी डेंजरस। टोपी मिलने जा रहा है, टोपी से देखिए क्या होने वाला है, कुछ नया भूत प्रेत का मामला नहीं है यहाँ। अब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 3 ये, तो कैसे बनेगा, 6 बने, 6। लेकिन वो 6 कैसे बनेगा, 3 की ऊर्जा कम 3 की ऊर्जा ज्यादा। ओके चलिए अब भैया अगर आप कहो तो 3 को यहां रख दें, और अगर आप कहो तो 3 को यहां रख दें। लेकिन जब भैया 2 ऑर्बिटल से ज्यादा ऑर्बिटल एक साथ आने लगते हैं तो धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। तो धक्का मुक्की में कोई गिर गया, कोई चढ़ गया। तो कहानी जरा समझो भैया। तो तीनों धक्का मुक्की करते हैं तो एक लोग थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, 2 लोग नीचे रह जाते हैं, अटका रह जाते हैं। या देखो कहानी समझो। और इसमें भी क्या होता, धक्का मुक्की चलती है, एक जने ऊपर चला जाते भैया, 2 जने नीचे, 1 जने ऊपर। यह देखो अब इसका नाम भी मैं आपको बता दूं, ये टूपी था तो याद रखिए ये टूपी एक्स रहा होगा, टूपी वाई रहा होगा, टूपी जेड रहा होगा। इसमें भी टूपी एक्स, टूपी वाई, टूपी जेड। ओके चलिए कहानी को समझते हैं। ये भैया ये देखो पी ऑर्बिटल है, कहानी बहुत दमदार है, समझ लीजिए तो ये मोटी कभी भूल नहीं सकता। चलिए ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, वाई जेड। मैं मान लेता हूं जब बॉन्डिंग करने कोई आ रहा है तो वो ऐसा तो नहीं कि उड़ के आएगा, या उड़ के भी आ रहा है किसी डायरेक्शन में आएगा। मैं मान लेता हूं वो एक्स डायरेक्शन में आ रहा है। किस डायरेक्शन में आ रहा, एक्स डायरेक्शन में। तो याद रखिएगा पहले जो बॉन्डिंग होती पहले सिग्मा की होगी, सिग्मा के बाद पाई के चांसेस बढ़ते हैं। तो जो कोई एटम आएगा पहले सिग्मा ही तो बनाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि 2px और 2px जो एक्स एक्सिस पर आ रहे हैं ये दोनों आपस में मिलकर सिग्मा बॉन्ड बना ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात एक सिग्मा बन गया। तो अब y और z, 2py से पाई बॉन्ड बनाएगा, 2pz से पाई बॉन्ड बनाएगा। गलती से कभी 2py को 2pz से मत मिलाइएगा, क्योंकि y और z सेम विचार नहीं है। y का सेम थिंकिंग है, सेम सिमेट्री माने सेम विचार। तो चलिए अब जरा इस कहानी को समझिए। तो मैं ये करना चाहता हूं, ये आपका हो गया पाई 2py बराबर पाई 2pz। ये तीनों आपके BMO हैं, BMO, और ये तीनों आपके ABMO हैं। ओके चलिए कहानी को समझते हैं। अब इसका नाम है सिग्मा 2px। px पे हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कुछ किताबों में z पे बनाए हैं सिग्मा 2pz, तो वहां प्लेन पे z को माना गया, वो टेंशन मत लीजिएगा। अब ये आपका हो जाएगा पाई स्टार 2py बराबर पाई स्टार, देखिए बराबर इसलिए मैंने क्या, सेम एनर्जी है। और ये आपका हो गया सिग्मा स्टार 2px। बस यहीं तक पढ़ना है आपको। अब जैसे कहानी को समझ लीजिए, ये पिक्चर एग्जाम में जरूर बनना चाहिए, ये एनर्जी का आर्डर है। अब जरा देखिए हमें करना क्या है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स को भूल जाइए, अब सीधे सीधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखिए, क्योंकि एमओटी पढ़ रहे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल बहुत देखे यार, आप बाउन देखे, हुंड में देखे, पाउलिन देखे, क्वांटम नंबर में देखे, थक गए। अब मुझे एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ नया देखना, कुछ नया होना चाहिए यार, हरदम वही चलेगा, समथिंग न्यू। तो चलिए एमओटी को पकड़ते हैं। अब एमओटी तो कितना देखने में सुंदर लग रहा है, अब इसका और सुंदरीकरण करते तो मजा आ जाएगा। चलो ध्यान दे रहा हूं, कई सुनना बा, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य, तो 4 शून्य है। और 21 21, जरा देखो कहानी, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य, इसको मैं लिखूंगा 2 2 बोला मैंने, 2 शून्य 1 शून्य, तो इसे 2 1 2 1। अब जरा कहानी को समझते हैं, मैं क्या बताने वाला हूं आपको, मैं आपको क्या बताने वाला हूं, जरा कहानी को समझिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं 2 पिक्चर, देखो ध्यान से, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य, 4 शून्यम 21 21, एक ही फार्मूला हमारा नोट कर लो, 4 शून्यम 21 21। और यह फार्मूला और नोट कर लो, 4 शून्यम 12 21। या देखो 4 शून्यम
12 21। ये दो पिक्चर आपको बनाना है जो कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत मदद करने वाला है दोनों पिक्चर। इन दोनों पिक्चर के माध्यम से काफी कुछ आप सीख सकते हैं। चलिए अब मैं बता रहा हूं। देखिए जो अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स या लेस देन, या मैं ये कह सकता हूं इक्वल आर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर कहीं है, जनरली ये नाइट्रोजन तक ले सकते हैं आप, वहां पर आपका फार्मूला लगेगा 21 21। अगर किसी मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो आप समझ जाइएगा कि उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है। कौन सा? मोर देन और ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो ये वाला फार्मूला लगना है। जैसे अगर कोई पूछ ले ऑक्सीजन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाइए तो यही बनाना है। नियॉन के लिए भाई देखिए ये मोटी मॉलिक्यूल पे ही लगेगा, ये मोटी किस पे लगेगा? मॉलिक्यूल पे। तो चलिए पहले मैं नाइट्रोजन वाला पढ़ लेता हूं कैसे मुझे इसमें एग्जाम में पूछा जाएगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, तो कैसे करेंगे जरा उसको मैं आपको बता रहा हूं। जैसे नाइट्रोजन, अब आप एक तरफ इधर नाइट्रोजन रख लीजिए, एक तरफ इधर, और बीच में रख दीजिए N2। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। चलिए अब 14 इलेक्ट्रॉन को भरते चले जाइए। हर ये ऑर्बिटल है भाई, ऑर्बिटल है तो गोला है तो स्क्वायर फॉर्म से बनाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 2 4 2 6 2 8। अब देखो इन दोनों की एनर्जी सेम है, एक एक पहले भराओ। हाँ, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिलिंग के दौरान आप बाउंड पॉलिक नियम याद किए रहो भैया, भूलियो ना। तो एक इसमें 10 हो गया, 11 12, 14 इलेक्ट्रॉन भरना है। ओके चलिए अब इसमें भरना है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14। ओके अब जरा देखिए इस कहानी को। अब 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, बात तो मैं लिखना चाहता हूं ये क्या है आपका सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये आपका पाई 2py2, पाई 2pz2, ये आपका हो जाएगा सिग्मा 2px2। बाकी सब 0 0 ही है, आप देख ही रहे हैं। क्लियर है? अब जरा कहानी को समझते हैं। ऐसे ही अगर मैं ऑक्सीजन के लिए कर दूं, ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन दिखाइए और इधर ऑक्सीजन दिखाइए। क्लियर? अब इसका चाहे तो नाइट्रोजन का ऑर्बिटल भी दिखा सकते हैं भाई, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं भाई। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 एंड 2p3, इसका भी यही होगा। तो ये देखिए 1s मैं यहां दिखा सकता हूं, 1s मैं यहां दिखा सकता हूं। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 2, तो 2 2 जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। देखिए ये बन गए। ऐसे मैं यहां लूंगा 2s2, पिक्चर बना लूं, ये देखिए 2s2 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। ये देखिए ऐसे बना लीजिए। यहां मैं लूंगा 2p3 2p3। अब जरा देखिए ये कहानी कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये 2 ऑर्बिटल ये हैं, एक ऑर्बिटल ये, ठीक, एक ऑर्बिटल ये, 2 ऑर्बिटल ये 2 ऑर्बिटल हो गया, और ये एक ऑर्बिटल, ये इस तरह से आपका पिक्चर बन जाएगा, बढ़िया सा सुंदर सा पिक्चर। इसका भी जरा मैं बता दे रहा हूं आपका O2 का निकालना। तो जरा देखिए O2 का मैं थोड़ा सा और व्यवस्थित तरीके से आपको बता दूं, ज्यादा मामला समझ में आ जाएगा। फार्मूला यही याद रखिएगा जो मैंने बताया है। देखिए O2 बनाना है तो O इधर लेना है, O इधर लेना है। O का कितना 6 इलेक्ट्रॉन, ओ सॉरी 8, तो 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। अब जरा देखिए पहले 1s को मैं मिलाता हूं। चलिए ये 1s, इसका भी 1s, दोनों की एनर्जी सेम रहेगी। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक का नाम है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। चलिए 2, ये आपका सिग्मा 1s2 है, सिग्मा 1s नहीं 1s2 है, सॉरी सिग्मा नहीं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना 1s2। ये सिग्मा 1s2 हो जाएगा, ये सिग्मा स्टार 1s2। चलिए अब मैं लेता हूं 2s2 भाई देखिए 1s को मिलाएंगे, 2s को मिलाएंगे तो क्या बनेगा सिग्मा स्टार सिग्मा 2s2। तो 2 भाई यहां पर देखिए 2 हैं, 2 यहां हैं, तो 4 हुए, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, सिग्मा स्टार
2s2। अब मैं लेता हूं 2p में 3 ऑर्बिटल हैं, 2p4 2 3 4। चलिए 2p4 2 3 4, आप सही से भरिएगा। अब जरा देखिए, इसको मैं तोड़ रहा हूं कुछ इस तरह से, ये देखिए क्लियर। अब आपको फार्मूला बस याद रखना है, ऑक्सीजन से ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सबके लिए 12-21 वाला फार्मूला लगाना। यहाँ 1 ऑर्बिटल, यहाँ 2 ऑर्बिटल, और ऊपर वाले में 21-21 दोनों में रहेगा। चलिए अब चलिए ये आपका हो गया 2p4। अब ये आपको हो जाएगा सिग्मा 2px। जरा देखिए अब इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, 4 4 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 3 4 5 6 7 8। नाम कर दीजिए इसका पाई स्टार, सॉरी स्टार वाला तो ये है एंटी बॉन्डिंग। ये आपको जो पाई 2py बराबर पाई 2pz। ये आपका हो जाएगा पाई स्टार 2py1 बराबर पाई स्टार 2pz1। ये सिग्मा स्टार 2px0 है। ये आपका पिक्चर हो गया। अब जरा देखिए, अगर मैं कहूं अब इस पिक्चर से आप क्या क्या निकालने वाले हैं, जरा देखिए। अब इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं O2 का। क्या क्या लिख सकते हैं? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2px2, सिग्मा पाई 2py2, यहाँ 2 रहेगा सब में। इसका कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। अब उस मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, जरा इस चीज को भी मैं आपको बता दे रहा हूं। पहले तो मैं नाइट्रोजन के केस में आपको बता दूं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं। पहले नाइट्रोजन का मैं निकाल के बता रहा हूं आपको सीधे। अब आपको एमओ पिक्चर देखना है, इसे को एमओ पिक्चर बोलते हैं। इससे तो आप क्या क्या निकाल सकते हैं? पहली बात तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, क्या बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मतलब किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम के बीच कितने बॉन्ड हैं, और उससे आप स्टेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला Nb - Na/2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो जो नीचे वाले ऑर्बिटल बॉन्डिंग है, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब एंटी बॉन्डिंग की तरह जरा देखिए, 2 2 4 और 4 है बाकी और कहीं है नहीं, अपॉन 2, तो कितना आया 6/2 3। इसका मतलब नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। 3 बॉन्ड ऑर्डर है। याद रहे बॉन्ड ऑर्डर जब भी Nb इज ग्रेटर देन Na, Nb इज ग्रेटर, तब मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। जब भी अगर आप देखें तो यहाँ Nb10 है हमेशा, लेकिन अगर कहीं Nb इज बराबर देन Na हो जाए या Nb इज लेस देन Na हो जाए, तो आप समझिए ऐसे मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते हैं। ऐसा भी हो सकता है ये डज नॉट एग्जिस्ट, पाए ही ना जाते हो दुनिया में कहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर आप देखें तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना मैंने निकाल दिया? 3। चलिए मैं ऑक्सीजन के भी केस में देख लूं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 हो गया। माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं जरा देखिए, 2 2 4 4 2 6 बटे 2, तो कितना है 4/2 माने 2। ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड होगा, इसका मतलब ऑक्सीजन भी स्टेबल है। अब ऐसे आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का आप निकाल सकते हैं आसानी से देख के। हाँ जैसे मान लीजिए अब मैंने O2+ कर दिया, O2+, तो प्लस माने एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो कहां से निकलेगा? सबसे ऊपर वाले से। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आपको क्या कर देना? कम कर देना। अब ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और कहीं अगर हो जाए O2-, तो एक इलेक्ट्रॉन आपको और बढ़ा देना, तो यहाँ 16 तक था, एक इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, बस आपको अगर प्लस है तो कम कर देना है और ऊपर से कम करना है। अगर माइनस है तो उसमें जब माइनस रहेगा उतना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन में आपको डाल देना, और ऊपर से डालना भी है, याद रखिएगा, ऊपर से डालना भी है। अब देखिए मैं आपको सीधा सा ट्रिक भी बता दे रहा हूं कि आसानी से आप मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं इस आधार पर। एक चीज याद रखिएगा, आपको जैसे मान लीजिए मैंने 3 निकाला बॉन्ड ऑर्डर, किसका बॉन्ड ऑर्डर है ये, और कितने इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन में? 14। तो अगर 15 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अब आपको करना क्या है, अधिकतम बॉन्ड ऑर्डर 3 हो सकता है, 0.5 घटाते चलिए,
तो 2.5, 16 अगर कहीं है तो याद रखिएगा 2, जैसे कि ऑक्सीजन में आया। 17 है तो 1.5, 18 है तो 1, और 19 है तो 0.5, क्लियर, और 20 है तो आपका 0। ऐसे अगर 13 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो 2.5, और कितने हो जाए 12 तो 2, अगर हो जाए 11 तो हो जाएगा 1.5, अगर आपके हो गए 10 तो आपका हो जाएगा 1.0, 9 हो जाए तो 0.5, 8 हो जाए तो 0। ये आपको, इससे आप कहीं कहीं बॉन्ड ऑर्डर को निकाल सकते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, अगर किसी मॉलिक्यूल्स में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एंटी बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोर हैं, तो वह मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। क्या होगा, भले ही उसका बॉन्ड ऑर्डर कोई इंटीग्रल वैल्यू हो, उससे देखिए कभी कभी बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल वैल्यू भी तो आई है। उस केस में अगर आपको कहीं पता करना हो कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, तो वही मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा जिसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, आपके अनस्टेबल हो जाएंगे। तो इसके बाद मैं अगले लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूं वेस्पर थ्योरी और एक नए यूनिट के बारे में। अगर आपको वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे, तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बताएं। थैंक यू सो मच।